जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा बाई एनके चैनल पर। आप सभी लोगों से जैसे मैंने पहले बताया था कि आप लोगों के लिए मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू करना चाह रहा हूं। इस सीरीज में वो क्वेश्चन रखे जाएंगे जो क्वेश्चन सीधे सीधे आपके सीबीटी एग्जाम में आएंगे। तो आज मैं 15 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लेकर आया हुआ हूँ। उसी सीरीज का पहला वीडियो है। आज जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं, ये जो भी 2 साल की आईटीआई होती है, कोई भी ऐसी ट्रेड जो कि 2 साल की है उसके लिए क्वेश्चन है। और 2 साल की आईटीआई में भी पहले साल में जो स्टूडेंट पेपर देंगे उनके लिए ये क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे हूबहू आपको एग्जाम में मिलेंगे जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग देखें, 15 क्वेश्चन लगभग हैं, पूरा देखें और उसके बाद में अपना फीडबैक दें, जिससे कि मुझे ये पता चले कि सीरीज को कंटिन्यू रखना है या इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग कमेंट करके बता दें इस सीरीज के बारे में, तो कमेंट बहुत ही कम आए हैं, एक ही 2 कमेंट आए हैं। दोबारा कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखकर और फिर अपना सुझाव दें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आईटीआई कर रहे हैं स्टूडेंट इंजीनियरिंग ट्रेड से 2 साल के ट्रेड के लिए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास है। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के फर्स्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आएंगे। सेकेंड ईयर के भी क्वेश्चन है, लेकिन सेकेंड ईयर का भी मैं नहीं शुरू कर रहा हूँ अभी। ये पहला वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है। तो आइए तुरंत शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ट्राइग्नोमेट्री से है। आप लोगों ने हाई स्कूल किया होगा तो त्रिकोणमिति आपने वहाँ पढ़ी होगी, तो उसी से क्वेश्चन है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पूछा है आपको यहाँ पे tan थीटा का मान निकालना, जबकि sin थीटा का मान दिया है। तो इसमें क्या है, आप सभी लोगों ने हाई स्कूल में एक सूत्र पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी आज पढ़ लीजिए। सूत्र है आपका लाल बट्टे कक्का। ये आप लोगों ने लगभग छात्रों ने लगभग ट्रेनिंग ने इसको पढ़ा जरूर होगा। लाल बट्टे कक्का, इसमें क्या होता है, ये जो पहला है ये sin थीटा का मान है। सबसे पहला वाला जो मान है वो किसका है, साइन थीटा का मान है। दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। कहने का मतलब है साइन थीटा बराबर आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो आप साइन थीटा बराबर बता सकते हैं लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। दूसरा अगर पूछा जाए कॉस थीटा का, तो आप आधार बटे कर्ण बता देंगे। और तीसरा वैसे आपका हो जाता है लंब बटे आधार, जो कि टैन थीटा का मान है। अब आपको दिया है साइन थीटा का मान 4/5, और साइन थीटा होता क्या है, लाल बटे कक्का से अगर देखा जाए तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, टैन थीटा आपका होता है, टैन थीटा आपका होता है लंब बटे आधार। अब देखो 4/5 मान दिया है, तो अगर आपका साइन थीटा का मान 4/5 दिया है तो फिर 4 क्या है, 4 है उस त्रिभुज का लंब या ऊंचाई, और कर्ण क्या है, 5 है। अगर हम तुलना करें, क्योंकि ये साइन थीटा का मान दिया है, तो यहाँ से अगर तुलना करेंगे तो ये बन जाएगा लंब उस त्रिभुज का 4 है, कर्ण 5 है। और आपको एक बात याद रखनी है, वैसे आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 2 भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए आप पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करते हैं। किंतु आप इसके अलावा एक ट्राइपोड संख्या याद कर लीजिए कि 3, 4 और 5 ये ट्राइपोड संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब है अगर आपका लंब 4 है, कर्ण 5 है, तो आधार क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर सेम ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है टैन थीटा का मान, तो टैन थीटा का मान आप कैसे बताओगे। टैन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टैन थीटा आपका लंब बटे आधार होता है। और आधार अभी कितना आया था, हमने निकाला था तो 3 आया था, जो कि हमने कहा 3, 4 और 5 क्या होती हैं, ट्राइपोड संख्याएं होती हैं। ठीक है, और लंब का मान कितना आया था, 4, तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। देखिए कर्ण है जो कि हमको पता नहीं है, ये आधार है जो कि 100 मीटर है, और लंब है 100√3। निकालना है थीटा का मान। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अच्छा, हमने टैन थीटा क्यों लगाया, जो कि यहाँ पे थीटा पूछा, ना टैन थीटा पूछा, ना साइन थीटा पूछा है। ध्यान यह देना है
कि हमको कर्ण का मान पता नहीं है, तो जहाँ कहीं पर देखिए लाल बटे कक्का होता है, हमको वो वाला थीटा निकालना पड़ेगा जहाँ पर कर्ण का यूज ना हो, जो कि कर्ण हमको दिया नहीं है। देखिए यहाँ पर भी कर्ण का यूज है, यहाँ पर भी कर्ण का यूज है, मतलब दोनों का यूज नहीं करेंगे। तीसरे में यानी tan थीटा में आपका लंब बटे आधार होता है, यहाँ पर कर्ण है नहीं, इसलिए हमने tan थीटा का प्रयोग किया है। तो देखिए tan थीटा बराबर हो जाता है आपका लंब बटे आधार हो जाता है। अब लंब कितना दिया है, 100√3 दिया है। कितना दिया है, 100√3। तो इसका मान हम रख देते हैं 100√3, और आधार कितना दिया है, 100। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 100√3 बटा 100। 100 से 100 कट गया, tan थीटा बराबर कितना आ गया, √3। tan थीटा बराबर आपका आ गया √3। और आपको अगर सूत्र या मान नहीं याद हैं कोणों के तो आप लोग याद कर लीजिए। फिलहाल मैं बता देता हूँ, √3 मान जो होता है वो tan 60 का होता है। tan किसका होता है, 60 का मान होता है। तो tan थीटा बराबर आपका आ जाएगा tan 60, चूंकि √3 मान होता है 60 का। tan से tan आपका छूट जाएगा और थीटा बराबर आपका आ जाएगा 60 अंश। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, tan थीटा बराबर 60 हो जाएगा। अगर हम tan के और मानों की बात करें तो 0, 30, 45, 60 और 90 ये मान अगर आपको याद रखने हैं tan थीटा के, तो मैं एक बार बता देता हूँ। tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, और tan 45 का मान 1 होता है, 60 का मान √3 होता है, और tan 90 का मान अनंत होता है। तो ये मान भी आप लोग याद कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ आज के दिन का तीसरा क्वेश्चन पूछा है, 80 का 20 कितना प्रतिशत है। जिसका प्रतिशत निकालना होता है, हमको 80 का प्रतिशत निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उस संख्या को हम लोग नीचे लिखते हैं, मतलब हर में लिखते हैं। और किसको निकालना है, 20 को। पूछा 80 का 20 कितना प्रतिशत है, तो 20 को ऊपर लिखेंगे, 80 को नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में हम लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 20 एकम 20, 20 चौक 80, यहाँ से सीधे सीधे आ जाएगा 100/4। कितना आ जाएगा, 100/4। और 100/4 को 4 एकम 4 और 25 चौके 100, सीधा सीधा ये हो जाएगा 25%। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, 25%। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 का 20 कितना प्रतिशत है, 25% है। देखते हैं आज के दिन का चौथा क्वेश्चन पूछा है, 40 का 8% कितना होगा। तो देखिए 40 का जब 8% निकालना तो 40 गुणे 8/100 कर देते हैं, 1 0 से 1 0 काट देते हैं। ऊपर आ गया आपका 8 चौक 32 और नीचे में कितना 10। तो क्योंकि नीचे 10 है, 0.1 संख्या पहले लगा देंगे, ये आपका आ जाएगा 3.2। तो 32 का 8% कितना होगा, 3.2 होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया था। ये फर्स्ट ईयर के लिए जो भी 2 साल की ट्रेडें हैं उनके फर्स्ट ईयर के लिए कॉमन आएगा सीबीटी एग्जाम में, और बोर्ड में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट आईटीआई कर रहे हैं और उन तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखकर और इसके बारे में अपने सुझाव जरूर दें। और क्वेश्चंस में अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो हमसे एक बार कमेंट बॉक्स में बता के डिस्कस कर लें। और इन क्वेश्चन से संबंधित, चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं टेलीग्राम पे क्विज भी करवाऊंगा, तो आप सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो को पूरा देखिए। एक यूट्यूबर होने के नाते वीडियो को लाइक करने के लिए कहना, सब्सक्राइब करने के लिए कहना, ये सभी लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं, लेकिन लाइक सब्सक्राइब आप तब कीजिए जब आपको लगे कि इससे फ़ायदा होगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको उससे निश्चित ही लाभ होगा, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा वीडियो देखकर अगर, क्योंकि मोबाइल से शूट हो रहा है, एनिमेशन में दिक्कत हो सकती है, वॉइस में दिक्कत हो सकती है, तो इन दिक्कतों को मैं सुधारने का तो प्रयास करता ही हूँ। कंटेंट को लेकर अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इसको जरूर सुधार किया जाएगा। आप किसी भी कॉलेज से आईटीआई कर रहे हैं, कंटेंट को लेकर अगर आप सुझाव देंगे तो आपका सुझाव वैसे ही माना जाएगा जैसे मैं अपने बच्चों का सुझाव मानता हूँ। फिलहाल इसमें मैथ और साइंस दोनों के क्वेश्चन है, जो कि आप जानते हैं कि आईटीआई में वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में मैथ साइंस दोनों एक साथ रहती है। तो ये 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किस धातु में प्रमुख रूप से लोहा होता है। अन्य ट्रेड वालों को शायद इसको आंसर ना पता हो इसका आंसर, पर फिटर वालों को तो पता होना चाहिए, जो लोग फिटर से आईटीआई कर रहे हैं, कि प्रमुख रूप से जो लोहा होता है वो किसमें होता है, लौह धातुओं में होता है। अगला क्वेश्चन है,
कि किस धातु को जाली नहीं किया जा सकता है, मतलब जाली का मतलब होता है फोर्ज नहीं किया जा सकता है। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, तो मैंने कोशिश की है अधिकतर क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश में देने का प्रयास किया है, बाई लैंग्वेज। लेकिन अगर कहीं पर हो सकता है केवल हिंदी में हो, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी मतलब एग्जाम में, सीबीटी एग्जाम में दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। इसमें पूछा किस धातु को जाली नहीं किया जा सकता है, तो ढलवा लोहा को जाली करना सबसे मुश्किल है, सबसे कठिन काम है, इसको जाली किया ही नहीं जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ढलवा लोहा सही हो जाएगा, जिसको कि इंग्लिश में कास्ट आयरन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूछा 15 डाइन का एक बल एम द्रव्यमान पर कार्य करके 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है, तो एम का मान क्या है। ये क्वेश्चन लगाने के लिए आपको एक सूत्र यूज करना होगा। आप लोग जानते हो कि बल का फार्मूला होता है F बराबर m में, जहाँ पर m द्रव्यमान है, a त्वरण है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। तो आपको 15 डाइन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। m का मान निकालना है, जबकि त्वरण या एक्सीलरेशन आपको दे रखा है कितना, 2.5। ठीक है, यहाँ से अगर इसको और आगे बढ़ाएंगे तो m बराबर हो जाएगा 15, और जो उधर गुणे में होता है इधर बट्टे में आ जाता है 2.5। ठीक है, तो कितनी बार दशमलव हटाओ के ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 25 छक्का 150, m का मान हो जाएगा 6 ग्राम। कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। इस क्वेश्चन का पहला विकल्प 6 ग्राम है, जो कि बिल्कुल सही है। आज हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपके फीडबैक के आधार पे आप लोगों को सीरीज अच्छी लगेगी, और ये मैं देखूंगा कि वीडियो पे कितने लाइक आ रहे हैं। अगर आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और कहेंगे कि इस सीरीज को भी आगे बढ़ाया जाए, तो मैं आगे सीरीज को लाने का प्रयास और करूंगा, और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों से एक सलाह है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में वीडियो में जो अच्छाई है या नहीं अच्छा लग रहा, तो जो कमी है वो ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि गति का सूत्र क्या होता है। तो गति जो है उसका सूत्र होता है दूरी बटा समय, तय की गई दूरी बटा समय, ये गति का सूत्र होता है। अच्छा, अगर बात करें वेग परिवर्तन बटा समय, तो इसको हम लोग त्वरण कहते हैं। जो बी ऑप्शन से वेग परिवर्तन बटा समय, इसको क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। निश्चित दिशा में दूरी बटा समय, तो आप इसको वेग कह सकते हो, और संवेग परिवर्तन बटा समय आवेग होता है, वो बात की बात है। कुल मिलाकर आपका जो क्वेश्चन सही है वो आपका है गति का सूत्र होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका होता है गति का सूत्र। आगे बढ़ते हैं। पूछा है कि 12, 18, 6, 36 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालना आप सब लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ। कुल मिला के देखिए, जिसका एलसीएम निकालना है तो उसको आप चाहो तो एक क्रम से लिख लो, और चाहो तो छोटी संख्या पहले लिखो। फिलहाल मैं क्रम से ही लिख लेता हूँ। जैसे लिखा 12, 18, 6, 36। एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं, मैं एक तरीका आज बता देता हूँ। इसमें आपको क्या करना होता है, एलसीएम वो होता है जो सब में कॉमन हो और फिर सब में कॉमन ना हो। कहने का क्या मतलब, जैसे पहली संख्या 12, तो 12 को आप लिख सकते हो 2 दूना 4 3 12। ठीक है, फिर जैसे 18 है, तो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 18 को आप लिख सकते हो 2 दूना 2 3 6 त्रिक 18। ऐसे ही आप 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि मोबाइल की स्क्रीन है और ये छोटा पड़ जा रहा है, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 36 को। ऐसे 36 को आप क्या लिख सकते हो, 36 को आप लिख सकते हो, देखिए 12 गुणे 3 36 होता है। तो जो भी 12 के फैक्टर आए हैं, मतलब 2 2 तो 2 दूना 4 3 12 3 36, ये आपके 36 के फैक्टर हो जाएंगे। स्पेस कम होने की वजह से इधर लिखा गया है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो चूंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट इतने हैं नहीं, तो मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, तो ये थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। फिलहाल
देखते हैं अब सब में कॉमन क्या है। देखिए 2 यहाँ तक सब में कॉमन है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 सब में कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 लिख लेंगे। इधर मैं छोटा सा लिख लेता हूँ 2। फिर देखिए 3 भी सब में कॉमन है, पीछे से मैं देख लेता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 भी सब में क्या है कॉमन है, 3 भी निकल गया। फिर ऐसे इसके बाद में जो अब कॉमन नहीं है, अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो सब में कॉमन हो, तो जो कॉमन नहीं वो लिख लेंगे। जैसे 2 यहाँ से निकाल लेंगे, अब देखते हैं 2 कहीं और मिल रहा है, तो 2 कहीं, अब इसमें बहुत ज़्यादा वो हो गया है, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। एक्चुअली छोटी स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा हो गया, मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, इससे भी लग जाएगा, लेकिन इसमें आप आपस में ही सब मिक्स हो गया, संख्याएं समझ में नहीं आ रही हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जगह न होने के मैं दूसरे तरीके से एलसीएम निकालना बता देता हूँ, या इसी तरीके से बता देता हूँ। चलो दोबारा से, उसमें लिखने में इतना घुच-पुच आपस में हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था, दोबारा लिख देता हूँ। चलिए सबसे पहले 12 को हम लोग लिखेंगे 2 दूना 4 तियाँ 12। फिर क्या है, फिर आगे 18 को क्या लिखा गया है, 2 तियाँ 6 त्रिक 18। फिर क्या है 6 है, 6 को क्या लिखा 2 गुणे 3 लिखा। फिर आगे 36 को क्या लिखा, तो 36 को क्या लिखोगे, ध्यान देना है, 2 दूना 4 4 तियाँ 12 तियाँ 36। ठीक है, ये अब देखिए सब में जो कॉमन होगा वो लिख लोगे, सब में जो कॉमन होगा वो लिख लोगे। और भी अगर तरीके बताओगे आप लोग कहोगे कमेंट बॉक्स में, दूसरा तरीका भी सेम क्वेश्चन को बता दूंगा। चलिए इसके बाद में दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, पहले ये तरीका आप एक बार समझ लीजिए। फिर देखिए 2 सब में कॉमन है, तो ये हो जाएगा, यहाँ लाइन खींच के मैं इधर लिख देता हूँ, 2 इसको लिख लेना है। फिर देखिए 2 सब में कॉमन है, फिर 3 देखिए सब में कॉमन है, 3 ये सब में इन दोनों में हो गया, ये यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, तो क्या लिख लेता हूँ इसके नीचे मैं 3 लिख लेता हूँ। फिर अब क्या है 2 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये 2 यहाँ पर है और यहाँ पर है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो 2 यहाँ पर भी लिख लेंगे। अब 3 यहाँ है और यहाँ है, तो 3 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे। मतलब जो कॉमन है वो लिखोगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं है, किसी एक में नहीं है, 2 में नहीं, उनको बाद में लिख लोगे, फिर सबका गुणा कर लोगे। तो 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12 और 12 तियाँ 36, इन चारों का गुणा करोगे तो 36 आ जाएगा। कुल मिला के एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 36। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 हो जाएगा। दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ। देखिए 12 है, 18 है, एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका आप लोग देख लीजिए, 6 है, 36 है। आप लोग वीडियो को लेकर फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ऐसी मेरी सलाह है, जिससे मैं वीडियो के कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूं। अब इसमें क्या होता है, इस तरीके में क्या होता है, जिसका भी हमको एलसीएम निकालना होता है सभी संख्याओं को लिख लेते हैं एक साथ। फिर लिखने के बाद क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या देखते हैं जिससे कम से कम 2 संख्याएं या 2 से ज़्यादा संख्याएं कट जाएं। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, जिससे सभी संख्याएं लगभग कट रही हैं। तो कैसे काटोगे, 2 छाक 12, 2 नवा 18, 2 तियाँ 6 और 18 दूना 36। फिर सबसे छोटी संख्या जिससे 2 संख्याएं कट जाएं, तो 2 है। 2 का मतलब कोई भी 2 संख्या अगर कट रही होंगी तो हम लोग उस संख्या से भाग लगा देते हैं। तो 2 से अगर दोबारा हम आगे करें तो हो जाएगा 2 तियाँ 6, लेकिन 9 नहीं कटेगा, जो संख्या नहीं कटेगी उसको एज इट इज लिखोगे। फिर क्या होगा, 3 नहीं कटेगा और ये कट जाएगा। फिर ये क्या, 2 से नहीं, अब 3 से देखो लगभग सब संख्याएं कट रही, तो अब की बार हम लोग 3 से काटेंगे। तो 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3 और 3 त्रिक्का 9। फिर आगे देखो 3 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 3 से और भाग दे देंगे। अब की बार सब भाग देंगे 3 से, सबके नीचे 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 जगह ही है, 2 जगह भी 1 आ जाएगा। फिर जब सबके नीचे 1 हो जाता है तो इधर की संख्याओं का गुणा कर लेते हैं जिनसे हमने भाग दिया था। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। तो इस मेथड से भी कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो मैंने दोनों संख्या तरीके आपको बता दिए एलसीएम निकालने के। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या। अगर कोई पूछे एलसीएम क्या है, तो ये होता है लीस्ट कॉमन
मल्टीप्लाई, कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एलसीएम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इसका एलसीएम 36 निकाला तो 36 सबसे कट रहा है, 12 से भी 36 कटता है, 18 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 36 से भी कटता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 12, 18, 6, 36 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हो तो उसे क्या कहते हैं। दोनों भाषाओं में मैंने क्वेश्चन को देने का प्रयास किया है, पर आप लोगों को जो भाषा सही लगती है उससे आप कर लीजिए। एग्जाम में अगर हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन होगा तो आपको इंग्लिश वाले वर्जन को सही मानना है, क्योंकि पेपर आपका इंग्लिश में बनता है, उसको गूगल ट्रांसलेशन से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पूछा है व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी पोसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जिसमें क्या हो, परिमाण भी हो और क्या हो, वेग भी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आपको कुछ सदिश राशियों के नाम भी याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछ लेता है, तो उसमें मेन है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग। इनके आपको नाम याद रखने कि ये सदिश राशियां हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यही एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। आप लोग वीडियो को देखिए और जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं सही कह रहा था या नहीं। ठीक है, 100% क्वेश्चन आपको हमारे इस सीरीज से, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की, इसमें से मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अभी तक का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग भी आप वीडियो देखेंगे 15-20, सभी लोग हमारे इस वीडियो पे कमेंट जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसकी अच्छाई बताएंगे, या कुछ करेक्शन होना है, कुछ इम्प्रूवमेंट होना है तो उसकी कमी भी आप बताएंगे, पर कमेंट जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हो गए हैं और ये आज के दिन का 11वां क्वेश्चन है। पूछा है एक कार का त्वरण क्या होगा यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो ये आपका चाल और वेग क्वेश्चन का है। यहाँ पर जगह कम है मोबाइल की स्क्रीन पर, तो मैं अगली स्लाइड ले लेता हूँ। अच्छा, ऑप्शंस भी आपके अगली स्लाइड में दिए हैं, तो मैं अगली स्लाइड में आ जाता हूँ और क्वेश्चन देख लेता हूँ दोबारा एक बार। प्रारंभिक वेग 25 है, अंतिम वेग 40 है। देखिए, प्रारंभिक वेग को यू कहा जाता है, न्यूटन साहब ने प्रारंभिक वेग को यू कहा है। तो यू कितना है, 25 किलोमीटर पर आवर है, और वी जो अंतिम वेग होता है वो कितना, 40 किलोमीटर पर आवर है। समय जो दिया है वो कितना दिया है, 1 मिनट या 60 सेकेंड। अच्छा, हमने यहाँ पे 60 सेकंड इसलिए लिखा है क्योंकि आपको सभी मात्रक एमकेएस प्रणाली में रखने होंगे न्यूमेरिकल करते समय, ये बात आपको ध्यान रखनी है। या ना एमकेएस में रखने हो तो सभी कम से कम एक प्रणाली में आप रखोगे। ठीक है, तो चूंकि अच्छा अब आप लोग कहोगे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है तो समय को तो आवर में रखना होगा, तो हम आवर में समय को बदलने में दशमलव से छोटा मान आ जाएगा, इसलिए मैं सबको एमकेएस प्रणाली में बदलूंगा, मतलब मीटर पर किलोग्राम सेकंड वाली प्रणाली में सबको बदलूंगा। तो भाई 25 किलोमीटर पर आवर जो दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर जो दिया है, इसको भी मैं एमकेएस में बदलूंगा। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, किसी भी संख्या का मान अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है, ये कभी भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो आप क्या करोगे, 5/18 से गुणा किया जाता है। ये आया कैसे है ये कभी और बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, इसलिए इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। कुल मिला के आप लोग याद कर लीजिए बिल्कुल कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, u का मान 25 दिया था, v का मान 40 दिया था। 1 सेकंड का समय दीजिए, क्योंकि u का मान 25 दिया था, v का मान 40 और t का मान 60 सेकंड दिया था। अब देखिए, त्वरण निकालने का जो सूत्र होता है, a बराबर होता है अंतिम वेग माइनस v माइनस प्रारंभिक वेग u और बट्टे t। ये त्वरण निकालने का सूत्र होता है। अब v की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, अंतिम वेग रखेंगे जो कि 40 है। तो देखिए क्या रखेंगे, 40
और गुणे 5/18 माइनस 25 गुणे 5/18। 5/18 से गुणा क्यों कर रहे हैं? मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, क्योंकि समय को हम लोग सेकंड में रख रहे हैं। और बट्टे में हम लोग कितना लिख रहे हैं? 60 सेकंड। कितना लिख रहे हैं? 60 सेकंड। अब यहाँ पे 5/18 देखिए, यहाँ पर भी है 5/18, यहाँ पर भी है, तो 5/18 क्या हो जाएगा? कॉमन। तो ए क्या हो गया? 5/18 कॉमन हो गया। अंदर बच्चा 40 माइनस 25 और बट्टे में कितना है? 60। ये कितना है? 60। अब जो 40 में से आप 25 घटाओगे तो 15 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5/18 गुणे 15 और बट्टे में कितना? 60। अब क्या करते हैं? अब इसको हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। देखिए उस पर ऊपर जो इस भिन्न का अंश है वो एक भिन्न है और हर क्या है? 60 है। तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं? देखिए इसको हल करने के लिए क्या करना होता है? 5/18 जो ऊपर वाली भिन्न होती है उसको एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे गुणे में कितना था? 15 था, तो 15 गुणे में रहेगा, तो ये ऊपर की भिन्न होगी। और नीचे के भिन्न को क्या करते हैं हम लोग? 1/60 ऐसे बदल लेते हैं। ठीक है। अब इसको अगर हल किया जाए तो 6 त्रिक 18 और 5 3 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 20 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो कितना हो गया? ए का मान कितना आ गया? 1/24। कितना आ गया? 1/24। लेकिन 1/24 तो ऑप्शंस में है नहीं, तो इसको हम लोग भाग देख के देख लेते हैं। तो 24 से भाग देना है 1 को। ठीक है, 24 से भाग देना है 1 को। दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया तब भी नहीं होगा, फिर 0 बार ले गए तो ये 100 हो गया। और लगभग 25 लगभग आपका 5 बार, क्योंकि 6 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार। तो जी ये आपका बी वाला ऑप्शन अनुमानता सही हो जाएगा। अब यहीं पर आप लोग छोड़ दोगे क्योंकि 0.05 आ गया था, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिस्टेक हुई, सही हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका त्वरण का मान हो जाएगा। क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, फिर भी अगर आप लोगों को अगर बिल्कुल बेसिक आइडिया नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है। तब भी मैं कहूँगा जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप ऑप्शन सहित इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल इन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आप ITI में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 100% क्वेश्चन कर पाएंगे, ऐसा मेरा वादा है आपसे। कुल मिला के आपको जितने भी वीडियो इस सीरीज के आएंगे वो आपको सभी देखने हैं। आज ये पहला वीडियो है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं? तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों क्या करते हैं? समान रीडिंग देते हैं। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों -40 पे समान रीडिंग देते हैं, ये आपको याद रखना है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान के क्या हैं? मात्रक हैं। और तापमान का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। आगे बढ़ता हूँ। 13वां क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें व्यापक रूप से पॉलीयूरेथेन का उपयोग किया जाता है। आप लोग पूरी तरीके से याद रखिए, पॉलीयूरेथेन का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। पूछा एल्युमिनियम का गलनांक क्या होता है? तो 2519 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपको याद रखना है। एल्युमिनियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 2519 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपको ऐसे एज इट इज याद रखना है। आज के दिन में 15 क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा, बाकी अगले वीडियो में जैसा आप लोग इस पर रिस्पॉन्स देंगे उस हिसाब से अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है जो ओम होता है। क्या होता है? ओम। और अगर सूत्र पूछा जाए प्रतिरोध और वोल्टेज में संबंध पूछा जाए तो बताओगे V बराबर जो होता है वो IR, ये संबंध होता है। तो आज के लिए यही 15 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके इस वीडियो की, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो की अच्छाई, या वीडियो में कहीं पर आपको दिक्कत आई है तो उसकी कमी ज़रूर बताएं। कुछ कमियां तो मुझे पता है कि वीडियो में आती हैं, जैसे कि वॉइस की दिक्कत और मोबाइल की स्क्रीन छोटी होने की वजह से जो मैं क्वेश्चन बताता हूं उसको लिखने में जगह की कमी,
तो वो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करें। बाकी इसके अलावा अगर कोई कंटेंट को लेकर समस्या है तो ज़रूर बताएं। आप लोग जैसा रिस्पांस करेंगे उस हिसाब से ये सीरीज आपको आगे मिलती रहेगी। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।